Today we'll start second unit of mathematics paper 2, and it is double and triple integral, also beta and gamma functions. तो डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल पढ़ने से पहले सिंगल इंटीग्रल क्या होता है ये पता होना चाहिए। और 12th क्लास में हमने इसका डेफिनेशन और इस पर बेस्ड काफी सारे प्रॉब्लम्स, डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल, पहले इनडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा, बाद में डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा, तो उसको रिकॉल कर लेते हैं और उसके रेफरेंस में डबल इंटीग्रल समझना आसान होगा। जब डबल इंटीग्रल समझ जाएगा तो ट्रिपल इंटीग्रल भी समझना आसान होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉल सिंगल इंटीग्रल, मतलब जिसको हम सादा इंटीग्रल कहते हैं। लेट f of x be a function of single variable x defined on an interval a b, then integration of f of x, ये लिखा ऊपर डबल इंटीग्रल है, लेकिन अभी हम रिकॉल ये लाइन इंटीग्रल फर्स्ट 12th क्लास का डेफिनेट इंटीग्रल रिकॉल कर रहे हैं। Then the integration of f of x over closed interval a b is denoted and defined as integral of f of x with respect to x from a to b is equal to limit of sum f xi delta xi। आप इसको कहते थे इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल f of x with respect to x from a to b is equal to limit of finite sum I varying from 1 to n, और ये n को टेंड किया है इंफिनिटी तक। समेशन किसका है? f of xi इंटू डेल्टा xi का। अब ये होता क्या था ये देखिएगा, ये कर्व है हमारे पास, ये कर्व है, ये कर्व दिख रहा है, ये है इक्वेशन y इक्वल टू f of x। हम दो पॉइंट के बीच में एक क्लोज इंटरवल पे इसको कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो ये क्लोज इंटरवल हो गया a और ये b। फिर ये क्लोज इंटरवल के हम सब इंटरवल्स तैयार करते हैं, ये पॉइंट्स इंट्रोड्यूस करके सब इंटरवल तैयार कर दिए। ये सब इंटरवल्स की जो लेंथ है ये डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3, डेल्टा अप टू डेल्टा xn ऐसा काउंट कर लेंगे। और ये तो फाइनाइट हो गए, तो अभी हमको थोड़े से बेस जरा ज्यादा दिख रहे हैं, और ये बेस पर एक रेक्टेंगल फॉर्म होते दिखता है। उसके ऊपर यदि हम दोनों तरफ से लेकर गए तो रेक्टेंगल फॉर्म होते दिखते हैं। अब जैसे जैसे ये n को हम बढ़ाते जाएंगे तो ये जो बेस है ये छोटा छोटा होते जाएगा, यानी रेक्टेंगल्स की जो विड्थ है ये छोटी होते जाएंगी। और n यदि इंफिनिटी ले लें तो ये a और b के बीच में एक एक ऐसे डॉट पर, एक एक पॉइंट पर हमको रेक्टेंगल फॉर्म होते दिखेंगे। तो ये रेक्टेंगल की जो हाइट होगी विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो वो मेजर करते हैं f ऑफ, जैसे पॉइंट x1 पर मेजर करेंगे f ऑफ x1 विच इज इक्वल टू y1। ये नोटेशन को ध्यान में रखते हुए x की जगह x1 पुट किया तो जो वैल्यू मिलेंगी उसको y1 कह देंगे। x की जगह x2 पुट किया तो विल गेट y2 एज f ऑफ x2। मतलब x2 पर हाइट विल बी y2 विच इज इक्वल टू f ऑफ x2। अब आप ऐसा ऐसा इमेजिन कीजिए कि एक एक पॉइंट पर हाइट है और यही रेक्टेंगल का काम कर रही है। तो ऐसे जितने इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स रहेंगे उन सबका सम is the area below the curve y equal to f of x between x equal to a to x equal to b, and this gives the integral of f of x with respect to x from a to b। ऐसी डेफिनेशन आपने 12th क्लास में इंटीग्रल a to b f of x dx is equal to limit of sum बोलकर पढ़ी थी। आता है कुछ याद इतना सुनने के बाद? हेलो, हाँ। अब चीजों को रिप्लेस करना है। कैसे रिप्लेस करना है?
अब ये जो कर्व है जो सिंगल वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा था, अब इसकी जगह हम एक फंक्शन लेंगे ऑफ टू वेरिएबल एफ ऑफ एक्स वाई। अब जनरली फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल मतलब आपने इसको प्लेन बोलकर पढ़ा है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। तो एक प्लेन हो गया एक्स वाई प्लेन। अब समझो वो एक्स वाई प्लेन ऐसा रखा है, प्लेन के ऊपर एक रखा है एक्स वाई प्लेन। अब वो प्लेन के हमने पार्ट्स किए ऐसे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह की लाइन ड्रॉ करके। तो ये एक प्लेन है, एक रीजन है, ये आर एक रीजन है, ये रीजन है, और ये रीजन को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन से पार्ट्स में डिवाइड किए, R1 R2 R3 एक्सेट्रा, और उसका एक आर्बिट्ररी पार्ट कंसीडर किए। तो ये जो चीजें हैं ये मेंशन किए, लेट अस कंसीडर अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई ऑफ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई डिफाइंड इन द फाइनाइट रीजन आर ऑफ एक्स वाई प्लेन। अच्छा हमें ना इसको the finite region R of xy plane. Now divide region R into number of non-overlapping rectangles R1, R2, R3, Rn. हमने यहाँ पर इंटरवल ए बी को सब इंटरवल्स में डिवाइड किया था। यहाँ हमारे पास रीजन आर है, इनको रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर रहे हैं और उनका एरिया डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3, डेल्टा xn ऐसा रिस्पेक्टिवली सपोज कर रहे हैं। तो यहाँ ये जो पोर्शन दिख रहा है ये हो गया डेल्टा ए आई, तो उसको एक्स और वाई के टर्म में लिखना होगा, तो डेल्टा एक्स आई इंटू डेल्टा वाई आई। डेल्टा एक्स आई यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस और डेल्टा वाई आई पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये एरिया मिल जाएगा। अब ये तो एरिया हो गया। अब यहां से भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये परपेंडिकुलर हाइट का काम करेंगे। वो परपेंडिकुलर हाइट का काम करने के बाद ये डेफिनेशन अपने सामने लिखने देना। यहां क्या था, लिमिट ऑफ समेशन ऑफ हाइट इनटू बेस। डेल्टा एक्स आई बेस का काम कर रहा था और ये एफ ऑफ एक्स आई हाइट का काम कर रही थी। यहाँ पर ये बेस का काम कर रहा था और ये एक हाइट का काम कर रही थी। तो ऐसे एरियाज का समेशन और वो एरिया को इंफिनिटी रेक्टेंगल्स तैयार करने पर वो डेफिनेट इंटीग्रल प्रोवाइड कर रहा था। तो यही कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई होगा। कंसीडर अ पॉइंट एक्स आई वाई आई इन रीजन आर आई, I runs from 1 to n. Then we form a sum f of xi yi। ये कहां से आया देखो, ये पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें एक्स एक्सिस पर, तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस विल बी f ऑफ एक्स आई वाई आई, एक्स आई वाई आई, एक्स आई और वाई आई। तो ये हाइट का काम कर रहा है और ये एरिया है ऑलरेडी, तो एरिया इंटू हाइट ये बन गया एफ ऑफ एक्स आई वाई आई इंटू डेल्टा ए आई। ये तो हो गया फाइनाइट एरिया का सम। अब ये फाइनाइट एरिया यहाँ पे जैसे ये छूट गया, ये पूरा पूरा रेक्टेंगल नहीं है, ये जहां पर पूरा रेक्टेंगल नहीं बनते दिख रहा है ये छूट जाएंगे ये पोर्शन। तो हम एन को इन्फिनिटी तक के एक्सटेंड कर देते हैं, तो और छोटे छोटे एरिया तैयार होते जाएंगे। एन इन्फिनिटी तक यदि लेकर गए तो ये जो हमको बॉक्स दिख रहे हैं ये बॉक्स उस प्लेन पर पॉइंट जैसे दिखने लग जाएंगे, तो वो पॉइंट के एरिया हो जाएंगे डेल्टा ए आई, और ये हाइट का काम करेगा एफ ऑफ एक्स आई वाई आई। तो ये n टेंस टू इन्फिनिटी करने के बाद जब हम लेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ दिस फाइनाइट सम, देन इट गिव्स डबल इंटीग्रल ऑफ f ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू एरिया A। The limit of above sum as n tends to infinity is called the double integral of f of xy over the region R, and it is denoted by double integral of f of xy with respect to A over the region R. Thus, double integral is limit of sum, जैसे सिंगल इंटीग्रल था वैसे ही डबल इंटीग्रल। अब सिंगल इंटीग्रल में डेल्टा एक्स आई ये बेस का काम कर रहा था
एफ ऑफ एक्स आई ये हाइट का काम कर रहा था। यहाँ पर क्योंकि टू वेरिएबल का फंक्शन है तो बेस का काम डेल्टा ए आई एरिया करेगा और उस पर हाइट का काम एफ ऑफ एक्स आई वाई आई करेगा। अब ये जो डी ए है इसको एक्स और वाई के टर्म में लिखा जा सकता है, तो डबल इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई इज लिमिट ऑफ सम एफ ऑफ एक्स आई वाई आई इंटू डेल्टा एल आई। सम इज फाइनाइट, आई रन फ्रॉम 1 to n, और ये फाइनाइट सम को लिमिट लेना n टेंस टू इंफिनिटी। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डबल इंटीग्रल, बिल्कुल सिमिलर टू डेफिनेट इंटीग्रल, यानी वन वेरिएबल का इंटीग्रल से मिलती जुलती डेफिनेशन है। वेरिएबल चेंज हो गए, इंक्रीज हो गए, तो एफ ऑफ एक्स आई वाई आई आ गया और वो डेल्टा एक्स आई डेल्टा ए आई बन गया। ये डेफिनेशन याद रखेंगे प्रॉपर्टी पर्पस के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये डेफिनेशन का यूज जरा कम होता है, प्रॉपर्टीज के लिए ये डेफिनेशन लगती है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डबल इंटीग्रल ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, फिर भी जब हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा तो प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। हम प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। तो प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डबल इंटीग्रल, लीनियर प्रॉपर्टी। डबल इंटीग्रल ऑफ c into f dA is c into double integral of f where c is real constant. Double integral of f plus g with respect to a is double integral of a plus double integral of f plus double integral of g. अब जब हम f और g बोल रहे हैं तो दे आर फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स। ऐसी प्रॉपर्टी तो हमने डेफिनेट इंटीग्रल में भी पढ़ी थी। तो सिमिलर प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टी कहलाती है लीनियर प्रॉपर्टी। मतलब क्या है, कांस्टेंट के साथ यदि फंक्शन है तो इंटीग्रेशन करते समय कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर लिया जा सकता है, और दो फंक्शन का सम उसको इंटीग्रेट करना हो तो इट इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीग्रल्स ऑफ इंडिविजुअल फंक्शन। दिस कैन बी एक्सटेंडेड फॉर नंबर ऑफ फाइनाइट फंक्शंस। सम ऑफ फाइनाइट फंक्शंस के लिए ये प्रॉपर्टी कंटिन्यू की जा सकती है। और ये दोनों को यदि मिला दें, ये दोनों को मिला दे तो हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना भी, डबल इंटीग्रल ऑफ c1 f1 प्लस c2 f2 प्लस c3 f3 प्लस c4 f4 प्लस डॉट 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 प्लस cn fn इज इक्वल टू c1 डबल इंटीग्रल ऑफ f1 प्लस c2 डबल इंटीग्रल ऑफ f2 प्लस c3 डबल इंटीग्रल ऑफ f3 प्लस डॉट 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 प्लस cn डबल इंटीग्रल ऑफ fn। इस तरह से जनरलाइज करके लिखी जा सकती है ये प्रॉपर्टी। तो दिस इज कॉल्ड लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ डबल इंटीग्रल, सिमिलर टू प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। इसका प्रूफ है, जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं, सेल्फ लर्नर्स है, वो डेफिनेटली एक बार प्रूफ देख लें। अभी हम क्लास में नहीं डिस्कस कर रहे, हम केवल प्रॉपर्टीज समझ रहे हैं। लीनियर प्रॉपर्टी के बाद ऑर्डर प्रॉपर्टी। इफ फंक्शन इज पॉजिटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब अच्छा, यहाँ पर है ना, थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं। ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो का मतलब क्या, इसको केवल पॉजिटिव बोलेंगे क्या? नहीं, इट इज पॉजिटिव और जीरो। तो कहा जाता है कि इट इज नॉन नेगेटिव, आइदर ग्रेटर देन जीरो है और इक्वल टू जीरो है, बस नेगेटिव नहीं है। तो ऐसे समय ये सिंबल रीड किया जाता है, फंक्शन इज नॉन नेगेटिव। तो यदि फंक्शन नॉन नेगेटिव है तो उसका जो डबल इंटीग्रल होगा वो भी नॉन नेगेटिव होगा। रीजन आर, ओवर द रीजन आर की बात हो रही है ना। अब देखो देखो, अब यहाँ जो कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर प्लेन में कोई रीजन, एक्स वाई प्लेन में कोई रीजन पर बात हो रही है। दिस इज रीजन आर। और यही आर जब हम वन डायमेंशन में काम करते हैं, सिंगल वेरिएबल में काम करते हैं, तो वहां रियल नंबर लाइन के लिए यूज होता है। तो रेफरेंस के हिसाब से सिंबल के मीनिंग चेंज हो जाते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी कह रही है कि जो रिलेशन फंक्शन फॉलो करेगा वही रिलेशन उसका डबल इंटीग्रल भी फॉलो करेगा।
फंक्शन यदि नॉन नेगेटिव होगा तो उसका डबल इंटीग्रल भी नॉन नेगेटिव होगा। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी इज, इसी में ऑर्डर प्रॉपर्टी में सेकेंड इज, इफ f of xy is less than or equal to g of xy, in short हम बोलते हैं if f is less than or equal to g, then double integral of f is less than double integral of g with respect to area A। जो रिलेशन दो फंक्शन के बीच में होंगे वही रिलेशन उनके डबल इंटीग्रल के बीच में भी होंगे। ठीक, प्रॉपर्टी समझ में आती है, सिंपल प्रॉपर्टी है। अगेन फॉर सेल्फ लर्नर दे कैन गो थ्रू द प्रूफ। थर्ड प्रॉपर्टी ए बी हो गया, दिस थर्ड मॉड प्रॉपर्टी कहलाती है। मॉड प्रॉपर्टी, मॉड ऑफ इंटीग्रल, देखो बोल क्या रहे हैं हम, इसको ध्यान से सुनना। मॉड ऑफ इंटीग्रल इज लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ मॉड। मॉड और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीग्रल इज लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ मॉड ऑफ फंक्शन। ये थर्ड प्रॉपर्टी। इसका बड़ा यूज होता है फाइनल ईयर में, रीमन स्टीरियस इंटीग्रल बोलकर एक टॉपिक रहता है, वहां इसका काफी यूज करते हैं। दिस इज थर्ड प्रॉपर्टी। ओके, properties are all right. Now we will see how to evaluate double integral। और सबका फोकस रहे यहाँ पर, ध्यान से सुने, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने हैं हमको इस पर, क्योंकि ये पॉइंट्स यदि समझ में आएंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान होगा। यदि ये पॉइंट्स मिस कर गए तो जरा मुश्किल हो जाएंगी। चलिए एक डबल इंटीग्रल ले लिया, डबल इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई डी ए। डी ए को लिख सकते हैं हम डी एक्स डी वाई, या डी वाई डी एक्स ऐसा भी लिख सकते हैं। एक एक करके चीजें डिस्कस करते हैं। अब ये जो रीजन आर दिख रहा है, ये रीजन आर को हमने लिमिट्स में चेंज कर दिया। ये जो रीजन आर है, ये रीजन आर को हमने एक्स लिमिट्स फाइंड कर ली और वाई लिमिट्स फाइंड कर ली। मान लो एक्स लिमिट्स x1 से x2 है और y लिमिट्स y1 से y2 है। तो ये जो dx dy है, जनरली ये जो इनर इंटीग्रल है, इनर इंटीग्रल फॉर इनर वेरिएबल होता है, इनर इंटीग्रल फॉर इनर वेरिएबल, एंड आउटर इंटीग्रल फॉर आउटर वेरिएबल। ध्यान से सुनना, पहले समझ लीजिएगा, उसके बाद में यदि कुछ डाउट होंगे तो फिर हम वो डिस्कस करेंगे। अब ऐसा हो सकता है कि ये जो लिमिट्स है, ये लिमिट्स कांस्टेंट लिमिट्स हो, x1 x2 कांस्टेंट हो, y1 y2 कांस्टेंट हो, या फिर ऐसा हो सकता है इनमें से एक लिमिट कांस्टेंट के टर्म में और एक लिमिट वेरिएबल के टर्म में हो। तो अलग अलग सिचुएशन में क्या प्रोसीजर होता है इवैल्यूएट करने का, ये जरा समझते हैं। द डबल इंटीग्रल ऑफ फंक्शन f of xy over the region R is evaluated by following method। First situation, if region R is described as, यहां पर दिख रहा है region R, if y, ये जो हाइट है y is lying between f1x and y1x, if y is lying between f1x and y1x, ये y1x, y1 यानी f1x और ये y2 यानी f2x। जनरली हम y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x कहते हैं। तो इफ y इज लाइंग बिटवीन y1 एंड y2 मीन्स f1x एंड f2x, और जो x है ये x एक्सिस पर ये दो पॉइंट्स के बीच में लाए होते दिख रहा है, x1 और x2 के बीच में लाए होते दिख रहा है, इनको a और b कह दिया यदि, तो x इज लाइंग बिटवीन a एंड b। मतलब x के लिमिट कांस्टेंट है a और b, और y के लिमिट फंक्शन ऑफ x पर डिपेंड कर रहे हैं।
ये कर्व है ना, तो फंक्शन ऑफ एक्स बन गया, ये फंक्शन ऑफ एक्स बन गया। तो ऐसे समय मतलब कब, जब x कांस्टेंट में है और y इन टर्म्स ऑफ x है, तो कांस्टेंट लिमिट बाहर लिखे जाते हैं, बाहर के इंटीग्रल पे लिखे जाते हैं, और इसका वेरिएबल बाहर रखा जाएगा dx, और वेरिएबल लिमिट ये इनर इंटीग्रल पे लिए जाते हैं y1 से y2, और इसका वेरिएबल इनसाइड लिया जाएगा। तो पहले हम इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y के लिमिट्स इन टर्म्स ऑफ x है, तो ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, ये पूरा सॉल्व करने के बाद फंक्शन ऑफ x मिलेगा, उसको हम x से इंटीग्रेट करेंगे, और x के लिमिट कांस्टेंट से a और b, तो फाइनल आंसर हमारा कांस्टेंट आ जाएगा। अब ये जो कुछ हमने कहा, ये जो लिखा है उसको रीड कर लेते हैं। That means if y1 and y2 are functions of x and x1 and x2 are constant, then f of xy is integrated first with respect to y, keeping x fixed। मतलब पहले इनर इंटीग्रल सॉल्व करने की बोल रहा है। फर्स्ट वी इंटीग्रेट इनर इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू y, keeping x fixed, that is constant जैसा ट्रीट करेंगे, between limits y1 and y2, and then resulting expression is integrated with respect to x between the limits x1 and x2. So relation 1 can be written as double integral of f with respect to x and y is आउटर इंटीग्रल पे कांस्टेंट लिमिट किसके है, तो x के, बाहर का इंटीग्रल के लिए बाहर वेरिएबल, इनर इंटीग्रल पर वेरिएबल लिमिट किसके हैं, y के, वो इनसाइड में। तो पहले अंदर वाला इंटीग्रल सॉल्व होगा, ये पूरा पूरा फंक्शन ऑफ x मिलेगा, उसको फिर x से इंटीग्रेट करेंगे विद इन a टू b। अब ये जो सिचुएशन है, रीजन को कन्वर्ट करने के लिए, लिमिट फाइंड करने के लिए रीजन को जब कन्वर्ट करना होता है तो ध्यान से सुनिएगा। हमने एक वर्टिकल स्ट्रिप ली है पी क्यू, ये पी और क्यू वर्टिकल स्ट्रिप है। रीजन हमारा ये दो कर्व के बीच में यदि लाई कर रहा है, तो ये स्ट्रिप की को जब हम मूव करें, बिल्कुल वर्टिकली मूव करें, तो इसका जो लेफ्ट एंड है ये x1 से आगे नहीं जा पाएंगे स्ट्रिप, और राइट एंड ये x2 से आगे नहीं जा पाएंगे। तो क्योंकि आप ऐसा कह सकते हैं ये स्ट्रिप की वर्टिकल पोजीशन है, तो वर्टिकल पोजीशन मतलब x एक्सिस पर ये a और b के बीच में बाउंड हो गई, x1 और x2 के बीच में बाउंड हो गई, x1 और x2 को क्रॉस नहीं करेंगी ये तो हो गया x के लिमिट फाइंड करने का तरीका। अब y के लिमिट्स फाइंड करना है, तो ये स्ट्रिप के एंड पॉइंट्स देखो कहाँ लाई कर रहे हैं, एंड पॉइंट्स। यदि मान लो आप ऐसा इमेजिन कर पा रहे हैं कि आपका ये आर्म है, ये आर्म का एंड पॉइंट, ये जो नीचे का एल्बो है, ये एल्बो कहाँ टच हो रहा है, तो ये y1 x f1 x पर टच हो रहा है, और जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ये मुट्ठी जो दिख रही है, ये मुट्ठी कहाँ पर टच हो रही है, तो ये f2 x पर टच हो रही है। तो जो हमारा y है ये दोनों के बीच में लाई कर रहा है, f1x से f2x पर लाई कर रहा है, तो y वेरीज फ्रॉम f1x टू f2x, तो ये वेरिएबल लिमिट हो गई। ठीक है, ये चीजें लिखी है यहाँ पर। इनर इंटीग्रल इज द प्रोसेस इन विच वी कंसिडर अ स्ट्रिप PQ पैरेलल टू y एक्सिस, जिसको हमने वर्टिकल स्ट्रिप कहा, which starts from y1 which is equal to f1x and ends on the curve y2 which is equal to f2x। ये यहाँ से शुरू होके यहाँ खत्म हो रही, चलो इसको और डिफरेंट कलर में, ये P से शुरू होके Q पे खत्म हो रही, तो y के लिमिट्स मिल गए। और आउटर इंटीग्रल इज द प्रोसेस इन विच वी मूव स्ट्रिप PQ फ्रॉम x1 टू x2, ये इसको रीजन में मूव कराया, रीजन को कवर कराने के लिए, टू कवर द कंप्लीट रीजन R, जिसको हमने कहा कि दो बाउंड्स के बीच में वो स्ट्रिप मूव होगी, A से B के बीच में मूव होगी। ठीक है, तो ये तो सिचुएशन हो गई जब हमारे कर्व
y इन टर्म्स ऑफ x हो। मैक्सिमम वर्क हम ऐसे समय ही करते हैं y इन टर्म्स ऑफ x के लिए। लेकिन यदि रोल चेंज हो जाए मतलब क्या, यदि अब हमारे कर्व y, ये y इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म में हो, f1y और f2y, यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x था तो f1x और f2x मिल रहे थे कर्व। अब हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल यदि y है तो कर्व ऐसे दिखेंगे। तो अब हमको y एक्सिस के रेफरेंस में बात करनी पड़ेगी क्योंकि y इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो कांस्टेंट लिमिट y की हो गई y1 से y2। यहाँ पर y वेरीज फ्रॉम y1 टू y2, यानी इसको ये जो स्ट्रिप है अब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप को बाउंस मिल गए, y1 से y2 के बीच में मूव हो पाएंगी वो स्ट्रिप, ना तो y1 के नीचे जाएंगी ना y2 के ऊपर जाएगी। तो y के कांस्टेंट लिमिट मिल गए y1 से y2। अब रही बात x की लिमिट फाइंड करना है। तो x की लिमिट फाइंड करने के लिए अब इसके एंड पॉइंट्स देखो। तो एंड पॉइंट P ये लाई हो रहा है y1x पर। ओहो, इट इज f1y, इस शॉर्ट में बोलते हैं इट इज x1। ये कर्व का नाम x1 बोल देते, दिस इज x1, और ये कर्व का नाम x2 बोल देते हैं। अब ये यहाँ पर x1 इज फंक्शन ऑफ y, x2 इज फंक्शन ऑफ y है। तो अब जो x की लिमिट होगी तो p हमेशा x1 पर लाए होते दिख रहा है, और q जब भी ये स्ट्रिप को मूव करेंगे तो q हमेशा x2 पर लाए होते दिख रहे हैं। तो x के वेरिएबल लिमिट्स आ गए और y के कांस्टेंट लिमिट है। तो डबल इंटीग्रल में लिमिट रखते समय, अब डबल इंटीग्रल में लिमिट रखते समय कांस्टेंट लिमिट तो आउटर इंटीग्रल पे रखे जाएंगे। यदि इनको नाम c और d देते, y1 इक्वल टू सी, y2 इक्वल टू डी, तो कांस्टेंट लिमिट डबल इंटीग्रल के आउटर पार्ट में रखे गए। किस वेरिएबल के लिए है, y के लिए, तो y को बाहर रखा है। और वेरिएबल लिमिट x के लिए है, x1 इज इक्वल टू f1y, ये x1 इज इक्वल टू f1y और x2 इज इक्वल टू f2y। तो ये इनर इंटीग्रल में रखेंगे, किसके लिए है, ये dx के लिए। तो पहले हम इनर इंटीग्रल इवेल्युएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, कीपिंग y फिक्स्ड। कीपिंग y फिक्स्ड मतलब इसके अंदर यदि कहीं y दिखता होगा फंक्शन f ऑफ xy में तो उसको कांस्टेंट जैसा ट्रीट करके इंटीग्रेट करेंगे। अब ये जो रिजल्ट होगा इनर इंटीग्रल का, ये पूरा पूरा सॉल्व करने के बाद ये हमको फंक्शन ऑफ y मिलेगा, क्योंकि हमारे लिमिट्स इन टर्म्स ऑफ y है। अब ये पूरा फंक्शन ऑफ y को अब आउटर इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू y लगाएंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे कांस्टेंट लिमिट c और d के बीच में। तो फाइनल आंसर विल बी कांस्टेंट। जो बातें यहां एक्सप्लेन की उसको रीड कर देते हैं। सेकंड, इफ रीजन इज डिस्क्राइब्ड एज x is lying between x1 and x2, which is f1y and f2y, and y is lying between y1 and y2, which is c and d. So y is lying between c and d. That means if x1 x2 are functions of y and y1 y2 are constant, then f of xy is integrated first with respect to x, keeping y fixed। ये इनर इंटीग्रल पहले सॉल्व करना है between limits x1 and x2 which are functions of y, and then resulting expression is integrated with respect to y within limits y1 and y2 which are constant c and d. Then one can be written as double integral f of xy with respect to x and y is इंटीग्रल विथ कांस्टेंट लिमिट, किसका, y के लिए है तो y बाहर, इंटीग्रल विथ वेरिएबल लिमिट किसके लिए, x के लिए। Inner integral is the process in which we consider strip PQ parallel to x-axis, which starts from P, which lies on f1y, and ends on Q, which lies on f2y.
outer integral is the process in which we move this strip PQ from y1 to y1 to y2 to cover the complete region R। तो ये दो सिचुएशन तो ऐसे हो गए जहां पर एक वेरिएबल कांस्टेंट के टर्म में और एक वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर है। यहां पर x कांस्टेंट था और y इन टर्म्स ऑफ x है। यहां पर y कांस्टेंट था और x इन टर्म्स ऑफ y है। ठीक है, फिर से कह रहे हैं एक वेरिएबल कांस्टेंट और दूसरा वेरिएबल ये पहले वाले के टर्म में है। ये दो सिचुएशन हो गई। यहां तक के ठीक है। फिर हम नेक्स्ट पेज में जाते हैं। यहां तक के सब कुछ ठीक है, आइडियाज और क्लियर हो गए प्रॉब्लम सॉल्व करते समय। अभी थ्योरेटिकल पार्ट है, तो जितना कुछ एक्सप्लेन किया फिगर से और यहाँ जो लिखा हुआ लिटरेचर है उससे, तो इतनी बातें समझ में आती है। हेलो, यस सर। यस सर। ओके, अब देखिए थर्ड सिचुएशन। इफ बोथ पेयर्स ऑफ लिमिट्स आर कांस्टेंट, अब क्या करना है ना। अब बोथ यदि कांस्टेंट है तो जब हमारा जो रीजन होगा, एक मिनट, जो रीजन होगा अब कर्व नहीं रहेंगे वहां पर। बोथ कांस्टेंट है मतलब यदि मान लो x की लिमिट कांस्टेंट है तो ये मान लो a और b हो गया, ये x इक्वल टू a x इक्वल टू b के बीच में, यानी x वेरिंग हो गया यहाँ पर फ्रॉम a टू b। और y यदि कांस्टेंट है तो y के लिए ये मान लो c और d हो गया, ये c और d, ये y वेरी हो रहा है इसके बीच में। तो जो हमारा रीजन होगा ऑफ डबल इंटीग्रल वो ये रेक्टेंगल फॉर्म होते दिखेंगे, है ना, ये रेक्टेंगल फॉर्म होते दिखेंगे। यहाँ पर x के लिमिट भी कांस्टेंट है और y के लिमिट भी कांस्टेंट है। अब जरा ध्यान देने की बात है, यदि हम आउटर इंटीग्रल पे x के लिमिट लिखते हैं कांस्टेंट, आउटर इंटीग्रल पे बाहर, तो उसका वेरिएबल बाहर लिखा जाएगा। यदि आउटर इंटीग्रल पे हम y के लिमिट्स लिखते हैं तो वेरिएबल y यानी dy वो बाहर लिखा जाएगा। देखना, इसको सब हम पहले यहां से डिलीट करते हैं और अब जरा यहां ध्यान से देखो। इफ बोथ pair of limits are constant then region of integration is rectangle. In such a case we follow convention that first integrate the function with respect to that variable whose differential appear first. That means a to b c to d। अब देखो, अब a to b c to d की बात हो रही है तो यहाँ लिमिट, अच्छा हमने फिगर अलग जरा बनाया, तो यहाँ पर यदि मान लो इसी ऑर्डर में लिखा है f ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, तो ये जो इनर इंटीग्रल पर वेरिएबल x को कंसीडर करके पहले इसको सॉल्व करने की बात करना है। जो इनर इंटीग्रल है dx विथ रिस्पेक्ट टू सी एंड डी है, तो सी एंड डी हमने यहाँ फिगर बनाते समय x के लिमिट a से b कहे थे और y के लिमिट सी एंड डी कहते हैं। अभी यदि डायरेक्ट कांस्टेंट लिमिट्स दिए होंगे तो इनर इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू इनर वेरिएबल, ये इनर इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू इनर वेरिएबल। फर्स्ट इंटीग्रेट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल हुज डिफरेंशियल अपीयर फर्स्ट। पहले dx अपीयर हो रहा है ना, तो पहले ये इंटीग्रल इवेल्युएट कर लेंगे। अब इसको विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब जहां जहां y होगा वो कांस्टेंट जैसा ट्रीट होगा। तो ये सॉल्व करने के बाद दिस विल बी फंक्शन ऑफ y, x तो कन्वर्ट हो जाएगा c और d लिमिट लेने के बाद में, और फिर जो रिजल्ट मिलेगा दैट विच विल बी फंक्शन ऑफ y, उसको ये आउटर वेरिएबल से इंटीग्रेट करेंगे विद इन a टू b, विद इन a टू b। अब ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर पहले y लिखा हो dy और फिर बाद में dx लिखा हो, तो पहले dy लिखा होगा तो पहले इनर इंटीग्रल को इवेल्युएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y और फिर आउटर इंटीग्रल को इवेल्युएट करेंगे। ठीक, तो जो पहले है इनर इंटीग्रल उसको पहले सॉल्व करें, आउटर इंटीग्रल को बाद में सॉल्व करें।
कब? जब दोनों पेयर कॉन्स्टेंट्स में हो, एक्स और वाई दोनों के लिमिट कांस्टेंट में दिए हो तब। सेकंड सिचुएशन है इसी में, इफ बोथ पेयर्स ऑफ लिमिट्स आर कांस्टेंट एंड इंटीग्रैंड इज एक्सप्रेसिबल इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। मतलब ये जो हमारा एफ ऑफ एक्स वाई है ना, ये एफ ऑफ एक्स वाई को यदि मान लो हम ऐसे ब्रेक कर सके कि फंक्शन ऑफ एक्स अलग हो जाए और फंक्शन ऑफ वाई अलग हो जाए, तो ये डबल इंटीग्रल का प्रॉब्लम प्रोडक्ट ऑफ सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा इंटीग्रैंड यानी फंक्शन ऑफ एक्स वाई यदि एक्सप्रेस हो सके, सेपरेट हो सकते एक्स और वाई में, तो देन डबल इंटीग्रल कैन बी इवेल्युएटेड एज टू सिंगल इंटीग्रल। मीन्स यदि हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई ये प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स एंड फंक्शन ऑफ वाई में कन्वर्ट हो जाए, तो हम फंक्शन ऑफ एक्स को सेपरेटली इंटीग्रेट कर लेंगे और फंक्शन ऑफ वाई को सेपरेटली इंटीग्रेट कर लेंगे। अब जरा ध्यान देना कैसे इंटीग्रेट करेंगे। फंक्शन ऑफ एक्स को एक्स के साथ इंटीग्रेट कर रहे, एक्स की लिमिट ए से बी मेंशन की हुई है, उसको लेकर ऊपर एक्स वेरिंग फ्रॉम ए टू बी या वाई वेरिंग फ्रॉम सी टू डी ऐसा नहीं दिया था, इनर वेरिएबल के साथ इनर इंटीग्रल इवेल्युएट करेंगे। अब एक्स की जो लिमिट होंगी उसके साथ एक सिंगल इंटीग्रल हो गया फंक्शन ऑफ एक्स के लिए, और दूसरा फंक्शन जो y पर डिपेंडेंट है उसको विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे फॉर लिमिट्स ऑफ y। तो सेकेंड इंटीग्रल इज फंक्शन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y विथ लिमिट्स ऑफ y। अब ये चार सिचुएशन, पहली दो सिचुएशन थी स्ट्रिप से रिलेटेड, वर्टिकल स्ट्रिप पहला सिचुएशन x कांस्टेंट, दूसरी सिचुएशन हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप थी y कांस्टेंट, तीसरी सिचुएशन हमको कोई x और y मेंशन नहीं है लिमिट्स की, तो इनर वेरिएबल से रिलेटेड इनर इंटीग्रल इवेल्युएट कर दें, आउटर वेरिएबल आउटर इंटीग्रल इवेल्युएट कर दें। लेकिन हमारा इंटीग्रल यदि प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस ऑफ सिंगल वेरिएबल में ब्रेक हो जाए, तो x की पर्टिकुलर लिमिट जो होगी प्रॉब्लम में उसके साथ सिंगल इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x, सिंगल इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू y। ये तो हो गया थ्योरेटिकल पार्ट। अब इस पर बेस्ड एग्जांपल्स। क्वेश्चन 1, इवैल्यूएट इंटीग्रल 0 से 1 इंटीग्रल 0 से x e पावर y बाय x विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y। अब जरा पहले प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले जरा समझ लेते हैं। अब इसमें एक लिमिट तो कांस्टेंट दिख रही है 0 से 1, सभी का ध्यान यहां पर हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, यदि समझ में आएगा तो ये चैप्टर आसान है। और एक लिमिट वेरिएबल के टर्म में दिख रही है 0 से x। अभी जो 0 से x है, ये 0 से x की जो लिमिट है ये x के लिए तो हो नहीं सकती है ना, x इन टर्म्स ऑफ x तो नहीं होगा। तो क्लियरली ये जो इनर लिमिट है 0 से x, ये लिमिट होनी चाहिए y के लिए। ये जो 0 से x है ये होनी चाहिए y के लिए, लेकिन लिखा तो बराबर नहीं है, हमको पहले इनर इंटीग्रल सॉल्व करना पड़ता है। तो इनर इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू y पहले सॉल्व करना होगा, तो उतना काम हम कर सकते हैं। क्योंकि dx dy जो एरिया है, तो एरिया को हम लेंथ इंटू ब्रेड्थ कहते हैं, तो उसको ब्रेड्थ इंटू लेंथ भी तो कह सकते हैं। तो दिस dx dy वी राइट एज dy dx। क्यों लिख रहे हैं समझ में आ रहा है? पहले लिमिट 0 से x है, तो ये जो लिमिट है ये लिमिट y के लिए होगी, तो इनर इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू y इवेल्युएट करना पड़ेगा। तो दिस dx dy को हमने लिखा dy dx, पहले dy लिखा और बाद में dx लिखा, तो इनर इंटीग्रल बन गया विथ रिस्पेक्ट टू y। अब ये इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x फिक्स्ड, यानी x जहां होगा उसको हम कांस्टेंट जैसा ट्रीट करेंगे। तो क्या होगा इसका इंटीग्रल देखो, यानी ये हो गया हमारा e पावर y अपॉन सम कांस्टेंट। तो इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है,
लेकिन 1/x ये कांस्टेंट है तो अपॉन लगा दिया 1/x। जैसे e⁵x का इंटीग्रेशन x से करना हो, e⁵x का इंटीग्रेशन x से e⁵x/5 लिखते हैं ना, तो यहां पर वैसे ही है, ये e⁵y/x विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन इज e⁵y/x अपॉन कांस्टेंट है 1/x लिख दिया। और लिमिट लेना है 0 से x पर, तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट। तो ये काम करते समय ये अपॉन 1/x है, तो वो तो सीधा सीधा सामने आ गया x। अब अपर लिमिट पुट करते पहले, y के लिए है लिमिट ये, तो y की जगह x पुट किया, तो ये हो गया e⁵x/x यानी e⁴1। और फिर 0 पुट करते हैं, तो 0 पुट करेंगे y की जगह, तो e⁴0 यानी वो हो जाएगा 1, यानी e⁴1 माइनस e⁴0 ऐसी सिचुएशन होगी। अभी तो केवल सिंप्लीफाई करके लिखा है यहाँ x, अभी लिमिट पुट करने का है। अब लिमिट पुट करते हैं, लिमिट x, लिमिट पुट करते हैं x, तो e⁴x/x यानी 1 आ गया, x इंटू ई माइनस, अब 0 पुट करते हैं e⁴0/x यानी e⁴0, तो x इंटू e⁴0 मतलब e⁴0 इज 1, तो बचा केवल x। अब ये तो सादा सादा इंटीग्रल है, ये आप अपने सहूलियत से इवेल्युएट कर सकते हैं। x कॉमन बच गया कांस्टेंट e-1, e-1 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, अंदर रहा x, इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x²/2 लिमिट 0 से 1, अपर लिमिट पुट करो 1/2 बाहर कर दिया, अपर लिमिट पुट करो तो 1, लोअर लिमिट पुट करो तो 0, 1 माइनस 0 इज 1, आंसर इज 1/2 इंटू e-1। ऐसे करके सिंपल से प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, I इक्वल टू, जनरली हम डबल इंटीग्रल इवेल्युएट करने के पहले उसको डिनोट कर देते हैं I से, तो लेट I इक्वल टू गिवन डबल इंटीग्रल 0 से 1 0 से 2 x+2 dx dy। अब यहाँ हमको ये मेंशन नहीं किया हुआ है कि कौन सी लिमिट x के लिए और कौन सी लिमिट y के लिए, लेकिन दोनों लिमिट कांस्टेंट है, तो दोनों लिमिट कांस्टेंट है तो इनर इंटीग्रल पहले सॉल्व कर लेंगे, आउटर इंटीग्रल बाद में सॉल्व करेंगे। तो इनर इंटीग्रल के लिए इनर लिमिट्स काम करेंगी, तो इसको पहले ब्रैकेट में दे दो, ये ब्रैकेट में दे दिया इनर इंटीग्रल को, इंटीग्रल 0 से 2 ऑफ x+2 dx। पहले ये सॉल्व कर लेते हैं, बाहर की चीजें बाहर रखी हुई है, 0 से 1 और dy रखा हुआ है, x का इंटीग्रेशन x²/2, 2 का इंटीग्रेशन 2x, इंटीग्रेशन की बात हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू x, लिमिट 0 से 2 पुट करो, तो यहाँ हम ओरली पहले सॉल्व कर लेते फिर फाइनल आंसर लिखते। 2 पुट किया पहले तो 2 का स्क्वायर 4/2 यानी 2 आ गया, यहाँ 2 पुट किया तो 4 हो गया, 2 + 4 6, 0 पे दोनों टर्म वैनिश हो जाएंगी, तो इसका आंसर हो गया लिमिट इवेल्युएट, लिमिट रखने के बाद में 6। अब इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y, तो 6 तो कांस्टेंट है बाहर चले गया, बचा 1, 1 का इंटीग्रेशन y, तो 6y इसका लिमिट लेना है 0 से 1, अपर लिमिट पहले 1 पुट करते हैं तो 6 रहा, लोअर लिमिट 0 पुट करते हैं 0 हो गया, आंसर इज 6। तो दो सिचुएशन कवर हो गई यहाँ पर, एक कांस्टेंट और वेरिएबल लिमिट था, एक में दोनों कांस्टेंट थे। नेक्स्ट प्रॉब्लम थर्ड, लिमिट 0 से 1, लिमिट 0 से x² e⁴y/x। अब यहाँ dy dx दिया हुआ है, डायरेक्टली दिया हुआ है, तो सही दिया है क्या, पहले ये चेक कर लेना कि इसको dx dy करना पड़ेगा क्या। तो देखो एक लिमिट कांस्टेंट है तो उसके ऊपर तो अभी हम कुछ कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते, लेकिन दूसरा लिमिट 0 से x² है, तो डेफिनेटली ये y के टर्म में होना चाहिए लिमिट,
y के लिए होना चाहिए y वेरीज फ्रॉम 0 से x स्क्वायर। तो इनर इंटीग्रल पे लिमिट्स y के लिए दिया है, तो इनर वेरिएबल y के टर्म में चाहिए। तो ये बराबर दिया हुआ है, dy पहले दिया है और फिर dx दिया है। यदि मान लो इसको dx dy बोलकर दिया होता तो हम जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व किए थे उसके हिसाब से dx dy को हमको पहले dy dx लिखना पड़ता था और फिर हम इनर इंटीग्रल सॉल्व करते थे, इनर इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू y। अब ऐसा ही तो हमने पहले सॉल्व किया है, तो सेम पैटर्न पे ये प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकेगा। y से इंटीग्रेट करते समय x को कांस्टेंट ट्रीट करना है, लिमिट है 0 से x स्क्वायर, इसके पहले थी 0 से x, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकेगा। आपको दिया हुआ है सॉल्यूशन, आप अपने एंड पर पहले सॉल्व कीजिएगा, उसको बाद में क्रॉस चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अब इसका फर्स्ट प्रॉब्लम i इक्वल टू इंटीग्रल 1 से 2 और इंटीग्रल में 0 से y/2 है। तो ये वेरिएबल वाले लिमिट से पहले डिसाइड करना होगा कि ये सही दिया है क्या dx dy। अब 0 से y/2 लिमिट है, मतलब ये लिमिट x के लिए होगा, तो x यानी dx वेरिएबल अंदर साइड चाहिए है पहले से। तो जब हम x से इंटीग्रेट करेंगे तो y तो कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो ये y कांस्टेंट बन गया, तो ये y को इंटीग्रल के बाहर किया जा सकता है, लेकिन ये इंटीग्रल है ना, पूरे इंटीग्रल के बाहर नहीं करना, इस इंटीग्रल के बाहर, तो इसको हमने ये साइड में लिख दिया। बचा इंटीग्रल ऑफ dx बिटवीन लिमिट 0 से y/2, तो यानी 1 बचा ना, 1 का इंटीग्रेशन x आ गया, लिमिट है 0 से y/2, रखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो y x की जगह y/2 माइनस x की जगह 0, तो वो रह गया केवल y/2, पहले से y बैठा हुआ है, तो वो हो गया y²/2। अब इसको इंटीग्रेट कर दो y से, तो 1/2 तो कांस्टेंट है, y² का इंटीग्रेशन हो जाएगा y³ डिनोमिनेटर में 2 पहले से था तो 6 बन गया, वो लिमिट है 1 से 2, अपर लिमिट पहले पुट करेंगे 2, तो 2 2 4 2 8 8/6 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 1/6, 8/6 माइनस 1/6 आंसर इज 7/6। ये छोटे छोटे से इंटीग्रल थे स्मॉल लिमिट्स के साथ, अब लिमिट्स को बढ़ाते जाते हैं। तो सेकंड प्रॉब्लम इज आई, लिमिट देखो पहले 0 से 1 है और 0 से √1 + x²। अब √1 + x² यानी x के टर्म में लिमिट है, ये x में है तो x के लिए नहीं हो सकती है, x में है इसलिए y के लिए लिमिट होगी, तो y के लिए लिमिट होगी तो y हमको अंदर चाहिए, dy अंदर चाहिए, मतलब dx dy में से dy को अंदर करना पड़ेगा, तो हम लिख सकते हैं dx dy = dy dx। तो ये सबसे पहले देखना जरूरी है कि ये सब सही दिया है या हमको इसको सही करना है, तो इसको लिखा dy अंदर और dx बाहर, और अंदर वाले इंटीग्रल को ब्रैकेट में दे दिया। विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है, यानी x कांस्टेंट होगा, विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है तो x कांस्टेंट होगा। अब देखो x कांस्टेंट है मतलब क्या है, ध्यान से सुनना भी, 1/1 + x² + y², ऐसा है ये। तो इसको हम ऐसा बोले क्या, ये जो 1 + x² है ना, ये 1 + x² को हम लिखें 1/√1 + x² का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y² dy। देखो इंटू dy नहीं बोलते उसको, विथ रिस्पेक्ट टू y है वो। हाँ, क्या किया हमने, वो 1 + x² जो है, अकेला x² होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो 1/a² + y² के फॉर्म में आ जाता था, हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख सकते थे tan इनवर्स y/a। लेकिन यहाँ 1 + x² है तो उसको स्क्वायर क्वांटिटी में लिखने के लिए हमने उसको अंडर रूट में दे दिया और उसका स्क्वायर कर दिया, तो थोड़ी देर के लिए ये जो अंडर रूट की क्वांटिटी है ना उसको a बोल दो, तो ये बन गया 1/a² + y², इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y। अब यहाँ इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लगेंगे, वो अच्छे से पता होने चाहिए, तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स y/a, तो यहाँ a अपना √1 + x² का काम कर रहा है, तो ये आ गया इंटीग्रेशन 1/a tan इनवर्स y/a,
ए है हमारा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और लिमिट लेनी है 0 से अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला भी तो दिया है ना, देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स बाय ए। ये फॉर्मूला अप्लाई किया। फॉर्मूले याद होंगे इंटीग्रेशन के तो आसान होगा आगे का काम। इसलिए सेम 1 में जब इंटीग्रेशन टॉपिक पढ़ा था तब हमने कहा था कि अब इसके साथ साथ आपके जहां कहीं भी आपको डिफिकल्टीज होती है तो वो रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि जब तक आपको बीएससी मैथमेटिक्स पढ़ना है तब तक इंटीग्रेशन से पीछा नहीं छूट सकता। 50% ऑफ मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन पर बेस्ड हो जाएगा। चलिए लिमिट पुट करते हैं। अपर लिमिट y के लिमिट है, ये ध्यान रखना है, y के लिमिट यहाँ पुट किया अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम, वो बन गया tan इनवर्स 1। और जब लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 तो बन जाएगा tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 मतलब पाई बाय 4, tan इनवर्स 0 यानी 0, तो ये टर्म तो पूरी वैनिश हो गई, ये टर्म पूरी वैनिश हो गई। बचा क्या 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू पाई बाय 4। अब ये x से रिलेटेड फंक्शन है, पाई बाय 4 कांस्टेंट, इसको बाहर करो इंटीग्रेशन के, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है log x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लगा दो लिमिट 0 से 1। पहले अपर लिमिट रखते हैं 1, x की जगह 1 प्लस अंडर रूट में 1 प्लस 1 यानी 1 प्लस रूट 2 हो गया, और 0 रखने पर ये 0 यहाँ पर अंडर रूट में 0 प्लस 1 यानी log 1 आएगा, log 1 इज इक्वल टू 0, यानी लोअर लिमिट पर वैनिश हो गया। तो आंसर आया फाइनल पाई बाय 4 इंटू लॉग 1 प्लस रूट 2। अब ये आपके जो 12th क्लास में डेफिनेट इंटीग्रल इवेल्युएट किए हुए उस तरह के प्रॉब्लम बन जाएंगे। अब प्रैक्टिस के लिए और भी काफी प्रॉब्लम दिए हुए हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज नेक्स्ट इज लिमिट -2 से 2 है, वाई स्क्वायर -1 से 3 है। अब फिर सोचने की बात है, पहले तो सबसे पहले ये देखो वाई स्क्वायर -1 से 3 है, y के टर्म में लिमिट है, y के टर्म में लिमिट है, तो y के लिए नहीं हो सकती, ये x के लिए होगी, तो dx हमको अंदर लगेगा, तो दिया हुआ है dx अंदर है dy बाहर है, ठीक है। तो पहले इनर इंटीग्रल ले लेते हैं, लेट i इज इक्वल टू, इनर इंटीग्रल को ब्रैकेट दे दो, ये है विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब x को वेरिएबल मानना है और y को कांस्टेंट ट्रीट करना है इस पार्ट के लिए, केवल इनर इंटीग्रल के लिए। तो इंटीग्रेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाय 2, 2y x के रेफरेंस में कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बचा वहां 1 का इंटीग्रेशन x, 2yx, लिमिट लेना y स्क्वायर -1 से 3, लोअर से अपर जाना है, तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे किसके लिए, x के लिए, किसके लिमिट से, ये x के लिमिट से, तो x जहां जहां दिख रहा होगा वहां पर पहले 3 पुट कर दो, तो x स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9/2 प्लस x की जगह 3 पुट किया तो 3 2 6 y, ये हो गया अपर लिमिट के लिए। तो लोअर लिमिट के लिए पुट करेंगे माइनस x की लिमिट है ये y स्क्वायर -1, तो रखो यहाँ पर x की जगह पर y स्क्वायर -1 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, ये माइनस क्यों है, ये प्लस है। अच्छा आप है ना अपने हिसाब से कैलकुलेशन करना, ये बाहर माइनस साइन है ना, तो यदि आप ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे तो प्लस आता था, ब्रैकेट ओपन करके लिखा हुआ है तो माइनस बाहर होने की वजह से माइनस ऑफ ये प्लस माइनस हो गया, और फिर लोअर लिमिट पुट कर दिए, लोअर लिमिट पुट कर दिए, किसके लिए लिमिट है, x के लिए लिमिट है, तो x की जगह y स्क्वायर -1। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये तो ठीक है, यहाँ पर y स्क्वायर -1 का स्क्वायर फॉर्मूला लगा दो a - b का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी ब्रैकेट ओपन कर लो,
माइनस 2y क्यूब माइनस ऑफ माइनस प्लस 2y। अब ये सेपरेट कर दो, जितना आप सिंप्लीफाई कर लेंगे इंटीग्रेशन करना बाद में उतना आसान होगा। तो इसको बिल्कुल सेपरेट करके जो लाइक टर्म्स होंगी उनको मिला भी दो और फिर बाद में उसको इंटीग्रेट करो विथ रिस्पेक्ट टू y है, y की टर्म से इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट पुट कर दिए। अब देखो यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं, -2 से 2 अपर लिमिट पुट कीजिए 2 माइनस लोअर लिमिट पुट कीजिए और फाइंड कीजिए कैलकुलेशन सब प्रॉपर करके फाइनल आंसर। अब ये इसके आगे का जो पार्ट है, ये जो पार्ट है इतना, ये आपके 12th क्लास का प्रॉब्लम हो गया ऐसा समझिएगा। आप जिसे जैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, जो कन्वीनियंट लगता है आपको मेथड। आप प्रॉपर्टी यूज करना चाहे यदि डेफिनेट इंटीग्रल की, कब कब यूज होंगी, ये सिमेट्रिक इंटरवल आ गया -2 से 2, तो जहां ऑड टर्म्स होंगी ऑड टर्म्स वाले इंटीग्रल जीरो कर सकते हैं। यदि आप प्रॉपर्टी का यूज करना चाहे तो प्रॉपर्टी यूज करिए या फिर सिंपली इंटीग्रेट करो हर टर्म को और लिमिट पुट करके फाइनल कैलकुलेशन कीजिए। अभी तक एक्स और वाई के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, टू वेरिएबल्स। अब वो टू वेरिएबल्स एक्स और वाई की जगह आर और थीटा भी हो सकते हैं, जो पोलर कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में जनरली थीटा की जो वैल्यू है वो एंगल्स के टर्म में होगी, 0 से π/2, 0 से पाई एक्सेट्रा। और आर की जो रेंज होती है वो इन टर्म्स ऑफ थीटा होती है। ये अंडरस्टूड होता है, आर इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो आर थीटा के टर्म में, इसलिए वो हमेशा इनर इंटीग्रल पे होगा, यानी इनर इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू आर लेना होगा हमको, और फिर वो जो भी रिजल्ट होगा इन टर्म्स ऑफ थीटा मिल जाएगा। आउटर इंटीग्रल से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम, लेट आई इज इक्वल टू गिवन इंटीग्रल लिख लिया। अब देखो जो लिमिट्स है, आउटर लिमिट 0 से π/2 दिख रही है, आउटर लिमिट 0 से π/2 है, तो नेचुरली 0 से π/2 है तो ये आर के लिए नहीं हो सकती लिमिट, ये तो हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, ये थीटा की लिमिट होंगी। अच्छा चलो, अभी केवल यहां से कंक्लूजन के बजाय पूरा इंटीग्रल देख लो। 0 से a cos थीटा है, 0 से 2a cos थीटा। अब ये cos थीटा है, मतलब थीटा के टर्म में लिमिट है, तो ये थीटा के लिए नहीं हो सकती है, ये होगी आर के लिए। तो पहले आर से इंटीग्रल करना होगा इनर इंटीग्रल को, तो बचा वेरिएबल थीटा वो बाहर साइड में होगा। अब मैच हो गया, 0 से π/2 ये डेफिनेटली थीटा के लिए होगा, तो आउटर इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू आउटर वेरिएबल थीटा, इन साइड में लिखा 0 से 2a cos थीटा ऑफ r² sin थीटा dr। पहले r से इंटीग्रेट करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो सब थीटा के टर्म में होगा, क्योंकि r के लिए लिमिट हमको थीटा के टर्म में दी हुई है, और फिर बाद में हम थीटा से इंटीग्रेट करेंगे। अब देखो r से इंटीग्रेट करना है इनर इंटीग्रल को, तो साइन थीटा कांस्टेंट हो गया, तो ये साइन थीटा इस इंटीग्रल के बाहर हो सकता है, तो आप इसको यहां पर लिख दो या फिर यहां लिख दो, दोनों में से कहीं पर भी चलेगा, पूरे इंटीग्रल के बाहर नहीं लिखना। लेकिन साइन थीटा को ये ब्रैकेट के बाहर लिखा, बचा क्या r², उसका इंटीग्रेशन r से r³ लिमिट है 0 से 2a cos थीटा। तो पुट करते पहले अपर लिमिट, r की जगह 2a cos थीटा उसका क्यूब लेना है, तो बन गया 8a³ cos³ थीटा, माइनस लोअर लिमिट 0, तो उस पर तो टर्म वैनिश हो गई, तो इतना ही बचा। अब उसके साथ में साइन थीटा, अब यहाँ पर 8 भी कांस्टेंट है, a³ भी कांस्टेंट है, तो इनको कर दो ये 1/3 पहले बाहर कर दिया, ये 1/3। अब 8a³ अपॉन 3 ये कांस्टेंट बाहर दिख रहा है, इंटीग्रल 0 से π/2 किसका, साइन थीटा और कॉस थीटा का क्यूब। अब इसको सॉल्व करने के लिए 12th क्लास का इंटीग्रेशन के कंसेप्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड। देखो फंक्शन का पावर n है, cos³ थीटा है, और उसके साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव तो दिख रहा है लेकिन पूरी तरह से नहीं है डेरिवेटिव। कॉस थीटा का डेरिवेटिव था साइन विथ माइनस, माइनस साइन थीटा, तो हम माइनस से एडजस्ट कर देते उसको, -8/3a³ लेके और माइनस साइन थीटा सपोज कर लो इसको, तो अब ये बन गया फंक्शन का पावर n इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में है, तो इंटीग्रेशन बन जाता है फंक्शन का पावर n+1, तो ये हो गया अपॉन n+1
कॉस थीटा का पावर 4/4, लिमिट है 0 से π/2। ये माइनस साइन क्यों आ गया, समझ में आया क्या? ये माइनस साइन हमने एडजस्ट किया माइनस साइन थीटा और यहाँ माइनस देकर, तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा का डेरिवेटिव बना, हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, इंटीग्रेशन आसान हो गया। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड करने की जरूरत नहीं, बड़े हो गए, अभी फर्स्ट ईयर में आ गए। 12th में जब ये पढ़ते थे तब आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते थे, अब डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड आप लगा सकते हैं। पुट करो π/2 अपर लिमिट, π/2 पर तो कॉस 0 होता है, वैनिश होगी टर्म, लोअर लिमिट कॉस 0 1 होता है, तो ये हो गया 0 -1/4, यानी -1/4 ही बचा, माइनस माइनस प्लस 4 से डिवाइड हो गया 8, तो 2/3 a³ इज द फाइनल आंसर। इसी तरह से बाकी के प्रॉब्लम आपके लेवल पे आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। आज रुकते हैं यहाँ पर, बाय बाय, जय गणित।